नंबर 37 वित्तीय साक्षरता अभियान विशाखा एक डिजिटल वित्तीय साक्षरता अभियान है जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों के युवा और छात्रों को सक्रिय करना है। ये किस संस्था द्वारा प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन है यूजीसी, एनसीटीई, एनसीईआरटी और यूजीसी, या ऑप्शन नंबर डी एमएचआरडी। तो जो विशाखा अभियान है वे प्रारंभ किया गया था एमएचआरडी। क्वेश्चन 38 है कि एक शिक्षक को जो अपने छात्रों को ध्यानाकर्षित नहीं कर सकता उसे क्या करना चाहिए? नौकरी से त्यागपत्र दे देना चाहिए, उनकी बुद्धि का मूल्यांकन करना चाहिए, या अपने छात्रों की गलतियों खोजनी चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी है कि अपनी शिक्षण विधियों का मूल्यांकन कर उसे सुधारना चाहिए। तो यदि एक छात्र अपने छात्रों को कक्षा में ध्यान आकर्षित नहीं कर पा रहा है तो उसे चाहिए कि वे अपने शिक्षण की विधियाँ जो हैं उसको मूल्यांकन करे, उसकी जांच करे कि उसकी शिक्षण विधिया में क्या कमी है और उन कमियों को पता लगाकर उसमें आवश्यक सुधार करें। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्न में से कक्षा संप्रेषण की सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? और ऑप्शन है आपकी शिक्षण सामग्रियों की कमी, कक्षा में शोर, बाहर की अशांति, या शिक्षक की ओर से भ्रम। तो कक्षा में जो कम्युनिकेशन होता है उसमें सबसे बड़ी बाधा जो है वह है शिक्षक की ओर से भ्रम होना। ये सबसे बड़ी बाधा होती है कि शिक्षक को लगता है कि उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, ये सबसे बड़ी बाधा है कक्षा संप्रेषण में। क्वेश्चन नंबर 40 है कि तकनीकी के विकास से भविष्य में शिक्षक की भूमिका होगी। तो तकनीकी के विकास में से भविष्य में शिक्षकों की भूमिका क्या होगी? ऑप्शन है सूचना को बढ़ावा देना, नई पाठ्यक्रम को विकास करना, विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना, या शिक्षण में रुचि का उपयोग करना। तो जो इसका सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन नंबर सी, टू गाइड स्टूडेंट, विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना भविष्य में शिक्षकों की भूमिका होगी। क्वेश्चन नंबर 41 है कि आप किस प्रकार का अध्यापक बनना चाहेंगे? और ऑप्शन आपके सामने है कि अध्यापक जो कि पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाता है, अध्यापक जो अधिगम में छात्रों की सहायता करता है, या ऑप्शन नंबर सी है अध्यापक जो छात्रों को मित्र, दार्शनिक और गाइड हो, या अध्यापक जो अच्छा अनुशासन रखता है। तो जो इसका सही उत्तर है वह होगा एक अध्यापक को तभी पसंद किया जाएगा, या अध्यापक बनना चाहिए जो अध्यापक अधिगम लर्निंग में छात्रों की सहायता करता है, वे अध्यापक बेटर अध्यापक होता है। तो इसी प्रकार का अध्यापक बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 है कि पाठ्य पुस्तकों को उद्देश्य प्रदान करना होता है। पाठ्य पुस्तकों का उद्देश्य प्रदान करना होता है। ऑप्शन है शिक्षण की सामग्री देना जिस पर उसका शिक्षण आधारित है, शिक्षार्थी को पाठ्य वितरण पर आधारित अधिगम सामग्री प्रदान करना, या शिक्षण के लिए सामग्री या परीक्षा के लिए सामग्री। तो जो पाठ्य पुस्तकों का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो जो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थी को पाठ्य वितरण पर आधारित अधिगम सामग्री प्रदान करना ही पाठ्य पुस्तकों का प्रमुख उद्देश्य है। क्योंकि पाठ्य पुस्तकें जो होती हैं उसके अंतर्गत पाठ्य विवरण पर आधारित सामग्री का ही संकलन होता है जो शिक्षार्थियों के लिए लाभदायक होता है। क्वेश्चन 43 है कि छात्रों के कक्षा में अनुपस्थित होने को शिक्षक को किस प्रकार संभालना चाहिए? यदि कक्षा में छात्र अनुपस्थित हैं तो शिक्षक को कक्षा को किस प्रकार हैंडल करना चाहिए, संभालना चाहिए? ऑप्शन है कि रुचिकर शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन सेकंड है अनुपस्थित होने के कारणों का विश्लेषण करना, प्रयास तथा समस्याओं के समाधान का प्रयास करना। ऑप्शन थर्ड है कि अनुपस्थित होने के लिए आलोचना करना, या ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है पनिश हिज एब्सेंट।
अनुपस्थित होने पे उसे दंड देना। तो यदि कोई बालक कक्षा में अनुपस्थित होता है तो सबसे बड़ी ज़रूरत कार्य है एक टीचर के लिए कि उसके लिए अनुपस्थित होने के कारणों का विश्लेषण करने का प्रयास करना चाहिए तथा उसकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए कि वे क्यों विद्यालय में अनुपस्थित हो रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44 है कि अधिगम का उपयुक्त अर्थ है। अधिगम का उपयुक्त अर्थ है द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग। ऑप्शन है ज्ञान का विकास करना, व्यवहार में परिवर्तन करना, व्यक्तिगत समायोजन या कौशलों का अर्जन। तो लर्निंग जो बेटर अर्थ होता है, उपयुक्त अर्थ होता है, वे होता है व्यवहार में परिवर्तन करना, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि अधिगम का अर्थ बताइए, तो व्यवहार में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सेवा में प्रयुक्त पहला सैटेलाइट है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयुक्त हुआ सैटेलाइट है उसका नाम बताना है। ऑप्शन है कि SATEDU, ऑप्शन बी इंसेक्ट बी, ऑप्शन सी EDUACT एजुसेट या इंसेक्ट सी। तो उसका राइट आंसर है वे ऑप्शन नंबर सी एजुसेट भारत में शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त पहला सैटेलाइट है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं हम लोग कि इग्नू का एकमात्र टेलीविजन शैक्षिक चैनल है। टेलीविजन शैक्षिक चैनल पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ज्ञान दर्शन, दूरदर्शन, ज्ञानवाणी या प्रसार भारती। तो जो इग्नू का टेलीविजन शैक्षिक चैनल है उसका नाम है ज्ञान दर्शन। और ज्ञान दर्शन के बारे में जान लेते हैं कि ज्ञान दर्शन का जो शुभारंभ हुआ था वो हुआ था वर्ष 2000 में, और यह ज्ञान दर्शन जो है 24 घंटे के प्रसारण वाला एजुकेशनल चैनल है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि इग्नू का एकमात्र शैक्षिक FM रेडियो का नाम बताइए। तो अभी आपने टेलीविजन का देखा था क्वेश्चन, तो टेलीविजन जो चैनल था उसका नाम था ज्ञान दर्शन, और यहाँ पूछा जा रहा है FM रेडियो का नाम बताना है जो शैक्षिक FM रेडियो है। ऑप्शन है आपके सामने ज्ञान दर्शन, दूरदर्शन, ज्ञानवाणी या प्रसार भारती। तो जो उसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी ज्ञानवाणी। तो ज्ञानवाणी जो है FM रेडियो एक प्रोग्राम है इग्नू का, और ज्ञानवाणी की जो शुरुआत हुई थी वे हुई थी वर्ष 2001 में। क्वेश्चन 48 है कि इग्नू का एकमात्र इंटरनेट रेडियो काउंसलिंग सर्विस का नाम है। इग्नू का एकमात्र इंटरनेट रेडियो काउंसलिंग सर्विस का नाम है। ऑप्शन है ज्ञान दर्शन, ज्ञानधारा, ज्ञानवाणी या प्रसार भारती। तो ज्ञान दर्शन वे जो है वे टीवी चैनल है, ज्ञानवाणी शैक्षिक रेडियो चैनल है, और ज्ञानधारा ये इंटरनेट रेडियो काउंसलिंग सर्विस का नाम है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ज्ञानधारा। और ज्ञानधारा क्या होता है? तो यह ज्ञानधारा जो है इग्नू द्वारा दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले स्टूडेंट के लिए एक इंटरनेट रेडियो काउंसलिंग सर्विस है, जहां स्टूडेंट एक्सपर्ट और टीचर के साथ अपने फ़ोन के माध्यम से इंटरेक्ट करते हैं, अपनी समस्याओं को समाधान करते हैं, अपनी क्वेरी पूछते हैं। क्वेश्चन 49 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस कोष की स्थापना पर जोर देती है? ऑप्शन है एजुकेशन अपलिफ्टमेंट फंड, ऑप्शन बी है जेंडर इंक्लूजन फंड, ऑप्शन सी है सोशल एम्पावरमेंट फंड, या ऑप्शन डी जेंडर इक्वलिटी फंड। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो कोष की स्थापना पर जोर दिया गया है वह है जेंडर इंक्लूजन फंड पे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 है कि स्कूली बच्चों के लिए युविका नामक एक प्रशिक्षण कार्यक्रम किस भारतीय संगठन द्वारा संचालित किया जा रहा है? ऑप्शन है
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ऑप्शन सी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे इसरो कहा जाता है शॉर्ट में। इसरो ने एक स्कूली बच्चों के लिए युविका नामक एक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया। क्वेश्चन नंबर 51 है कि छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है। छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है किस पर? परिवार पे, संस्कृति पे, सामाजिकता पर या व्यक्तिगत भिन्नता पे। तो जो छात्रों में सीखने की योग्यता जो निर्भर करती है वे निर्भर करती है व्यक्तिगत। हर बालक की अलग अलग व्यक्तिगत पर्सनालिटी होती है और उनके सोचने की क्षमता अलग अलग होती है, तो उसी के आधार पर उनमें सीखने की क्षमता या योग्यता नहीं है। कि भारतीय पुनर्वास परिषद निम्नलिखित का पंजीकरण करती है। ऑप्शन है टीचर शिक्षक, रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल, पुनर्वास पेशेवर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय पुनर्वास परिषद जिसे RCI शॉर्ट में कहा जाता है, और ये जो पंजीकरण का कार्य करती है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन है 4 नवंबर 1948 को, 5 नवंबर 1949 को, 4 दिसंबर 1950 को या 5 दिसंबर 1950 को। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की जो स्थापना की गई थी वह की गई थी 4 नवंबर 1948 को। क्वेश्चन नंबर 55 है कि सर्वप्रथम किसने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? सर्वप्रथम किसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी है वराहा गिरी वेंकट गिरी को। तो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग स्वतंत्रता के उपरांत भारत का प्रथम शिक्षा आयोग था और इसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन या राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है। क्वेश्चन 56 कि भारत सरकार ने कोठारी आयोग की सिफारिश नीति का निर्धारण किस वर्ष किया था? ऑप्शन है 1962 में, 1972 में, 1980 में या 1968 में। तो कोठारी आयोग की सिफारिश का नीति का निर्धारण जो किया गया था वो ये किया गया था वर्ष 1968 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण मूल्यांकन का उद्देश्य है? शिक्षण मूल्यांकन का उद्देश्य है ऑप्शन है शैक्षणिक उन्नति, कुशल मार्गदर्शन, पाठ्यक्रम में संशोधन या उपयुक्त सभी। तो शिक्षण मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वह होता है शैक्षणिक उन्नति, कुशल मार्गदर्शन और पाठ्यक्रम में संशोधन। ये सारे शिक्षण मूल्यांकन के उद्देश्य हैं, इसलिए जो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 58 है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की? ऑप्शन है दिल्ली सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, बिहार सरकार या हरियाणा सरकार। तो इसका इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी हरियाणा सरकार ने मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की थी और इसके अंतर्गत कक्षा KG से लेकर PG तक पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 59 है कि किस वर्ष केंद्र की जनता सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रोटोकॉल तैयार किया गया था? तो वह वर्ष का नाम बताना है आपको। ऑप्शन है 1969 में, 1980 में, 1982 में या वर्ष 1985 में। तो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए 1989 में। क्वेश्चन नंबर 60 की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1968 में, 1950 में, 1956 में या
1945 में। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 61 है कि सर्वप्रथम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे राधा कृष्णन आयोग भी कहा जाता है, के अध्यक्ष थे। ऑप्शन डॉक्टर ताराचंद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार या डॉक्टर ए सी कोठारी। आपको राधाकृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष का नाम बताना है। तो जो उसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार जो थे वे माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं कि कोठारी आयोग का संबंध है। ऑप्शन है शिक्षा से, महामारी से, अकाल से या रेलवे से। तो कोठारी आयोग का संबंध जो है वे शिक्षा से संबंधित है। और कोठारी आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम आपको बताना है, कमेंट कीजिएगा कि कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर 63 है कि कोठारी आयोग किस वर्ष गठित किया गया था। तो यदि आपको सारे प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन जो है वर्ष 1929 में, वर्ष 1954 में, वर्ष 1983 में या वर्ष 1964 में। तो जो कोठारी आयोग का जो स्थापना हुआ था वे हुआ था वर्ष 1964 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस योजना के तहत पहली बार 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का सिद्धांत स्वीकार किया गया था। ऑप्शन है 1913 की शिक्षा नीति, सार्जेंट योजना, कोठारी योजना या और डिस्पैच योजना। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, सार्जेंट योजना के तहत 11 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का सिद्धांत स्वीकार किया गया था। दोस्तों, अभी तक आपने करंट एजुकेशन सिनेरियो और टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड प्ले लिस्ट को नहीं चेक किया है तो प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लें और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें CUET, BEd और के करंट एजुकेशन सिनेरियो और टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा